सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां सुन करके आपको शायद किसी चीज की याद आती होगी, और क्यों ना है। ये पंक्तियां गवाह, ये पंक्तियां विटनेस है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। वही फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें ना जाने कितने भारतीयों ने एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के ब्रिटिश शासन की नींव उखाड़ के फेंक दी थी। बिल्कुल सही मायने में कहे तो जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दैट वाज शेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इट वाज द एफर्ट्स ऑफ द माइटी इंडियंस एंड देयर यूनिटी। तो आज मैं आपको वही कहानी दोबारा सुनाने जा रहा हूं। यूं तो आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी अपने बुक्स के अंदर, अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर, लेकिन आज की कहानी का अंदाज बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है आपका, मेरा और हम सब का फॉरएवर वाला फ्रेंड, जिसका नाम है बॉलीवुड का दादा। सो भाई, बॉलीवुड का दादा आ चुका है मेरे साथ, और हम सुनाने वाले हैं बॉलीवुड स्टाइल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। सो आप ये सोच रहे होगे कि सर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा जो भारत का इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। मुश्किल से 1 या 2 दिन ही बाकी है, इजंट इट, कि 2 दिन के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे भारत का इंडिपेंडेंस डे, जिसके लिए हम बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और क्यों ना हो, हमने इस आजादी को छीना है, हमने इस आजादी को अर्न किया है, कमाया है। तो चलो चलते हैं मेरे और बॉलीवुड दादा के स्टाइल में इस कहानी को एक बार दोबारा से दोहराने। आ जाओ मेरे साथ टाइम में वापस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, भारत जो ये देश है हमारा, बहुत ही खूबसूरत देश है। ये वो देश है जो आपको बताता है कि चाहे कितने भी तरीके के डिफरेंसेस क्यों ना हो जाएं, बट स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड। भारत के ऊपर कोई भी आंच आती है तो हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं। तो इस भारत की जो सुंदरता है, जिसको हम कहते हैं अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो इसको सेलिब्रेट करता हुआ हमारा एक कंट्री, और इस कंट्री की बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री। सो चलते हैं एक बार दोबारा से टाइम में वापस, चलते हैं हम लोग हमारे भारत की सैर करने और घूमने भारत के बहुत सारे अमेजिंग चीजों को। सो टाइम इज द परफेक्ट, इट्स नथिंग इज बिगर देन टाइम गाइस, ठीक है। और टाइम से ज्यादा बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। सो टाइम आ चुका है, टाइम धीरे धीरे बह रहा है, और टाइम के साथ हम लोग और आगे चलने वाले हैं। सो मैं शुरुआत करने वाला हूं मेरी कहानी की उस जमाने से जब भारत का जो रुख था वो यूरोपियन पावर्स ने किया। और यूरोपियन पावर्स की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर सबसे पहले जो यूरोपियन पावर थे वो थे पोर्चुगीज, पुर्तगाली लोग। क्या तुम जानते हो पुर्तगालियों के बारे में? पोर्चुगीज जो थे वो भारत में आए, बट उन्होंने आते ही दंगल दंगल नहीं किया, क्योंकि वो लोग लालची नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के साथ ट्रेडिंग की, भारत के प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं और ज्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर किया। भारत का जो कॉटन था वो बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था, जो कि आज भी है। तो पोर्चुगीज अपने साथ भारत का कॉटन लेके गए, और लोगों ने कहा वाह क्या बात है। तो इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल हुआ करता था हमारा कंट्री, और देखो आज भी वैसे ही है ना। तो देखो, काले बादल हमारे देश की हिस्ट्री पे आए, बहुत बार लोगों ने ट्राई किया कि हमारे देश को ऐसे एकदम दबा दिया जाए, लेकिन हम भारतीय हैं भाई, हमारे लड़ने की ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती। तो चलो मैं बात करता हूं फिलहाल उस यूरोपियन पावर का जिसने भारत के ऊपर बड़े ही लंबे समय तक राज किया। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन। तो क्या है ब्रिटिश शासन, तुमको पता है? पता है? अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हो? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इसको तो थोड़ा कम पता है, लेकिन आप लोग को तो पता है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए वो मेरे को आप बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं बताता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रखा अपना कदम, और उसके बाद मचाने लगे वो चिकी बम बम। कुल मिला के बात यह है कि इंडियंस का उन्होंने जीता भरोसा, और फिर कर दिया हमारे साथ ही धोखा। है ना कितनी गलत बात। तो इंडियन रूलर्स ने सोचा ये हमारे हैं गेस्ट, लेकिन क्या पता था उनको ये तो बचा देंगे पूरे इंडिया में अनरेस्ट। तो अतिथि देवो भव के नाम पे हमने दी इनको बहुत सारी जगह, और ये तो निकले धोखेबाज, और इनने दी हम इंडियंस को दगा। तो फटाफट से अगर बात करें हमारे यूरोपियन पावर्स की, सो ब्रिटिशर्स थे चालाक, बिल्कुल उन आंटीज की तरह जो इधर उधर कई बात कहती ना, अरे सुना तुमने सुषमा, वो देखो पुष्पा क्या कह रही थी। तो ये वही काम करते थे, एक लीडर से कहते थे कि आपके अगेंस्ट है वो दूसरा वाला राजा ऐसा कर रहा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, चलो लड़ाई करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया की यूनिटी को ब्रेक करना शुरू किया। लेकिन पॉइंट यह है कि भाई कब तक भारतीय लोग चुप हमने क्या किया, फटाफट से हमने भी जवाब दिया।
तो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो सिराजुद्दौला साहब थे, उनके जब इंटरेस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स से टकराने लगे, ब्रिटिशर्स ने बंगाल में घुसने का ट्राई किया, सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई मेरा बंगाल तो मेरा ही है और मैं तुमको नहीं देने वाला। अब ऐसे केसेस में क्या हुआ कि हमारे जो अंग्रेज थे ये पावर से ज्यादा चालाकी करते थे। इन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी जनरल को अपने साथ मिला लिया, बोला कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको नवाब बना देगा बंगाल का, सो बंगाल का तुम नवाब बन जाएगा, तुम बहुत पावरफुल हो जाएगा, राइट, पता है तुमको। तो भाई चल रहा है बिल्कुल खतरनाक वाली चीज। और फिर आती है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है तुमको? क्योंकि इसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया, बंगाल जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेट किसके हाथ में आ गया? हमारे ब्रिटिशर्स के हाथ में। और यहां से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन। तो ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। फाइनली जो हमारे देश के राजा लोग थे, अलग अलग राज्य के राजा थे, जब उनके राज्य एक के बाद एक ये जो ब्रिटिशर्स थे लेके जाने लगे, तो ये क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आती है हमारी 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे, किसने इनका नाम नहीं सुना? मंगल पांडे हमारे वो सिपाही थे जिन्होंने ये दम दिखाया था, जिन्होंने करेज दिखाया था कि ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट हम खड़े होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने चलाई थी 1857 की पहली गोली, क्योंकि इनने अपोज किया था ब्रिटिशर्स की उस चाल को जिसके थ्रू दे वांटेड टू समवेयर और द अदर हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडिया। आपने इनफील्ड राइफल की कहानी सुनी होगी, जिसके अंदर जो बुलेट का कार्ट्रिज था, ऐसा बोलते हैं कि दैट वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग एंड दैट वाज हर्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो अब ये टाइम आ चुका था कि अब लड़ाई करनी पड़ेगी। तो फटाफट से अगर हम बात करें कि भाई जो 1857 की क्रांति थी, उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की नींदें उड़ा दी। हालांकि इस 1857 की क्रांति को हम जीत नहीं पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन को, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के घमंड को तोड़ने के लिए यह क्रांति हमेशा याद रखी जाएगी। बिकॉज ये पहली बार हुआ था that we Indians have taken up the weapons against the British Empire. मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं आपसे बात करूं इस कहानी में, अगर आपको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। ये खासकर मैंने और बॉलीवुड के दादा ने मिल करके आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी तैयार की है, ताकि आप सुनो, सीखो और समझो बहुत सारी चीजें, और अनअकैडमी जैसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप आगे बढ़ते रहो। सो अगर मजा आ रहा है इस कहानी में तो लाइक जरूर से करिएगा और कॉमेंट्स, अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स मेरे को जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है? तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे जंग का मैदान, और इस जंग के मैदान में एक वीरांगना, इस वीरांगना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं, ये वो रानी थी जिन्होंने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। तो इस महारानी की जो कहानी है वो हमेशा इमॉर्टल रहने वाली, अमर रहने वाली है। शी इज नोन फॉर हर ब्रेवरी एंड सल्यूट है इस जज्बे को, सलाम है इस बहादुरी और वीरता को। तो यहां से जो भारत की कहानी है, पॉलिटिक्स है, अब यहां पे लड़ाई और एक्शन थोड़ा कम है और प्रोटेस्ट कहीं कहीं ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं 1857 के बाद, तो भाई जो ब्रिटिश की महारानी थी, उनको लगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडियंस के साथ कुछ गड़बड़ कर रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो 1858 के अंदर महारानी ने सोचा कि इससे पहले इंडिया जैसा कॉलोनी जहां से हमको इतना बेनिफिट होता है, वो अगर हमारे हाथ से चला गया तो हमारा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और महारानी जी ऐसा नुकसान कभी भी बेयर नहीं कर सकती थी। सो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर ट्रांसफर होती है डायरेक्ट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और अब ये रूल आ जाता है डायरेक्टली हमारी क्वीन के अंडर, राइट, मैनेज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक नया अध्याय लिखता है भारत की हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन हुए, लेकिन फाइनली जब हम 1885 की बात करते हैं तो वहां पे हमको देखने को मिलता है फाउंडेशन ऑफ अ पार्टी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, जब मीटिंग हुआ था हमारे डेलीगेट्स का, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय WBC बैनर्जी हो गए, हमारे AO यूमे हो गए, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS थे, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज के एक ब्रिटिश सर्वेंट थे। तो ये सारे लोग मिलकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जिसके थ्रू भारत के लोगों की बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जा सके,
और ये प्लेटफॉर्म था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। और इसके बाद से शुरुआत होती है हमारे उस दौर की जहां पे हम करते हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारा स्ट्राइक। तो चलिए चलते हैं कांग्रेस के बाद के एरा में। तो कांग्रेस की बात की अगर मैं बात करूं, 1905 के अंदर जो लॉर्ड कर्जन थे, भारत के वाइसरॉय थे उस टाइम पे, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। अब बंगाल एक इतना बड़ा राज्य था जिसमें हिंदू पॉपुलेशन भी थी और मुस्लिम्स पॉपुलेशन भी थी, और इस यूनिटी को ब्रेक करने का सबसे बढ़िया तरीका था कि बंगाल का पार्टीशन कर दीजिए। तो जब बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि भाई लोकल के लिए वोकल बनिए। तो अगर आपसे पूछ लूं कि कभी भाई कि पहली बार लोकल के लिए वोकल कौन बना, तो स्वदेशी मूवमेंट उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बोला बॉयकॉट करिए ब्रिटिश के बनाए हुए गुड्स को, सब जला दो। हमने जला दिए, कपड़े जला दिए मिल वाले। हमने भारतीय उद्योगों को, इंडियन इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस किया। So this not only gave the boost to Indian industries, but also to the feeling of nationalism in the Indian citizens. अगर कहानी में यहां से आगे बढ़ाऊं, क्यों तो कहानी बहुत लंबी है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत छोटे में कहानी बताऊं। अब कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं, सो वर्ल्ड वॉर 1 1914 कह लीजिए, 1914 से 1918, कांग्रेस को बोला गया कि आप इंडिया को बोलिए, इंडियन सोल्जर्स को, कि हमें सपोर्ट करें और हम बदले में आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, थोड़ी बहुत आजादी दे देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और ब्रिटिशर्स अपने वादे से मुकर गए। तो ब्रिटिशर्स ने हमको चॉकलेट तो दी, बट वो चॉकलेट हमको कभी मिली ही नहीं। उन्होंने बोला बेटा हम आपको चॉकलेट देंगे, बट वो चॉकलेट नहीं मिली हमें। तो क्या हुआ, हम लोग हो गए गुस्सा। अब इसके बाद इंडिया में देखो, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इंडिया की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब, लोगों की वर्किंग लिविंग कंडीशंस बहुत खराब। हमें चाहिए था एक नेता, और वो नेता हमको मिला इन द फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत में कदम रखा 9 जनवरी 1915 को, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। So he returned from साउथ अफ्रीका, जहां पे इन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का जो तरीका था वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं था, वायलेंट नहीं था। ये कहते थे कि नॉन वायलेंस से आप कोई भी जंग जीत सकते हो। सो गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे भारी पड़ना शुरू हो गया, और उसका रिजल्ट आता है 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के फॉर्म में, जब हमारे कुछ मासूम भाई बहन, मासूम इंडियंस अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर अब वैसाखी का जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग अपने पॉपुलर नेता जैसे कि हमारे सैफुद्दीन किचली हो गए, और तो इनके अगेंस्ट जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, उठा लिया गया था, क्योंकि ये जो थे राउलेट सत्याग्रह में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल जस्टिफाइड था। लेकिन जनरल डायर के मन में कुछ और चल रहा था। उसको लगा कि क्यों ना इंडियंस के मन में एक डर पैदा किया जाए, टेरर बैठा दी जाए, सो दैट दे कैन नेवर रेज देयर हेड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर आता है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, जहां पे जनरल डायर ने क्या किया, मासूम इनोसेंट इंडियंस के ऊपर फायरिंग की, और बहुत सारे लोग मारे गए। काफी लोग, काफी देश, पूरा देश था बहुत दुखी था इस इंसिडेंट से, क्योंकि दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी इनह्यूमन और बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं थी। इसके बाद दौर शुरू होता है हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का। नॉन कॉपरेशन की ने पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो था, कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस जगा दिया, एक अलग तरीके का लाइक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म पैदा कर दिया। नॉन कॉपरेशन के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं, हालांकि नॉन कॉपरेशन का जो एंड था वो बड़ा ही अच्छा नहीं था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट जहां पे करीब 22 पुलिसमैन की जान गई थी इन अ क्लैश बिटवीन द पीपल एंड द पुलिस, उसके चलते गांधी जी ने इसको विड्रॉ किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन हमको देखने को मिलता है, और फिर आता है गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद अगर मैं बात करूं, सो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे गांधी जी बिल्कुल श्योर थे। ऑल कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हो रहा था बॉम्बे के अंदर 8 अगस्त 1942 को। इस मूवमेंट को हम हिंदी में अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इंडियन रेलवेज में इनफैक्ट एक राजधानी ट्रेन चलती है जिसका नाम भी अगस्त राजधानी है। तो कहीं ना कहीं 1942 गांधी जी ने नारा दिया कि अब आधी अधूरी आजादी हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो डू और डाई वाला नारा। अब करो या मरो, आजादी चाहिए तो पूरी चाहिए, वरना ऐसे काम नहीं बनेगा।
और क्विट इंडिया के साथ जो थी आजादी का जो जोर था वो और ज्यादा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बस भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे हीरोज, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इनको हम नहीं भुला सकते। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वही जिन्होंने वो नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी के सोचने का तरीका थोड़ा अलग था, वो मिलिट्री तरीके से भारत की आजादी चाहते थे। आजाद हिंद फौज उनके अंडर, उनकी लीडरशिप में एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी थी जो भारत को स्वतंत्र कराने का, फ्री कराने का एक आइडिया, एक ड्रीम लिए आगे बढ़ रही थी। तो कहानियां चलती गई, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हम बिल्कुल भी इन भारतीयों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुल मिलाकर के अपनी जिद को छोड़ा। और उसके साथ साथ एक और चीज जो भारत को परेशान कर रही थी वो ये थी कि टूटता हुआ हिंदू और मुस्लिम्स का ट्रस्ट, क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल साहब के लीडरशिप के अंदर कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो गया दैट इंडियंस में मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ नहीं रह सकते एंड द क्रिएशन ऑफ एन ऑल हिंदू नेशन एंड ऑल मुस्लिम नेशन इज इनएविटेबल। मुस्लिम चाहते थे कि उनके लिए एक नया देश बने, पाकिस्तान बनाया जाए, यही जिन्ना जी चाहते थे, यही इकबाल जी चाहते थे और यही मुस्लिम लीग का कहना था। फाइनली हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। हमने बहुत ट्राई किया कि चीजों को एक साथ रखा जाए, जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के आगे, मैंने कहा था ना बच्चों, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के आगे कोई बड़ा नहीं, टाइम से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो टाइम के चलते हुआ क्या, भारत के अंदर ये जो भारत और पाकिस्तान का डिवीजन था ये इनएविटेबल होता चला गया एंड फाइनली काम स्टार्ट हुआ इन दिस पर्सपेक्टिव। जुलाई 1946 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसने भारत का संविधान लिखा। इसको चेयर किया था बाबा राव अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर साहब ने, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। सो आज भारत के अंदर जो इतना खुशहाल तरीके से हम जीते हैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भारतीय संविधान को, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना शुरू किया और भारत को आजादी मिली फाइनली बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 15 अगस्त 1947। तो 1947 में भारत जो था वो आजाद हुआ। सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ, एक और देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाला डाउट होता है कि सर पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसकी कई सारी थियोरीज, इसके कई सारे मतलब किस्से सुनने में आते हैं। उसमें से एक जो है वो बहुत पॉपुलर है। लॉर्ड माउंटबैटन जो कि भारत के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि मैं दोनों जगह की इंडिपेंडेंस सेरेमनीज को अटेंड करना चाहता हूं। तो करीब वो 13 तारीख के आसपास कराची पहुंचे जो कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल होने वाला था और वहां पे 14 को उन्होंने जो था ऑफिशियल सेरेमनी को अटेंड किया। यूं तो अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें तो वो यही कहता है कि 15 अगस्त 1947 को दो अलग अलग देश बनेंगे, एक का नाम इंडिया है और एक का नाम पाकिस्तान। सो लेटर ऑन अगर हम ये बोलें कि आजाद कब हुआ, तो भाई कुल मिलाकर के दोनों देश आजाद तो ऑलमोस्ट सेम डे पे हुए थे, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान के जो जिन्ना साहब थे उनको प्रपोजल दिया गया कि इसको एक दिन पहले शिफ्ट किया जाए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना फ्रीडम डे या इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करता है, जबकि भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त 1947 को। तो बच्चों ये थी हमारे आज की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी। आप बताओ आपको कैसा लगा, मजा आया सुन के? और मजा आया हो तो मैं काम करता हूं, अपने बॉलीवुड के दादा को वापस भेज देता हूं। बॉलीवुड के दादा जाओ तुम मार्च, चलो बाय बाय, सबको बाय बोलो फटाफट से। लोगों इसने तुम लोग को बाय तो बोला नहीं है ना, सो फटाफट से बाय बोलो सबको, जय हिंद करो जल्दी से और जाओ। हम लोग को ये मिलेगा हमारी क्लासेस में। तो ये जा रहा है मार्च, इसको मैं भेज देता हूं मार्च पे। जाओ बॉलीवुड के दादा, ये चला गया मार्च पे, राइट। चलो सो आज के लिए तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, बहुत ही क्विक तरीके से, और मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। मैं बता देता हूं कुछ बहुत बेनिफिशियल चीजें जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो जल्दी से बात करते हैं उन बारे में भी। मेरे को बहुत कुछ बताना है, सीक्रेट बताना है। फ्रीडम के दिन देखो बहुत सारी चीजें हैं अन अकेडमी जो आपके लिए लेके आया है। पता है क्या, अगर आप सोच रहे हो अपना स्कूल्स के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का, सब अन अकेडमी के साथ पढ़ाई करिए अपनी, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के, CK01 लेकर के, राइट। और इस CK01 ये जो मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं तो इसमें आपको 10% के ऑफ मिलते हैं। और अगर मैं और बात करूं बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। आप कभी भी हमारी क्लासेस अटेंड करते हो, आपको लगता है वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमेशा बताया करिए। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। आप क्लासेस में आएंगे और अगर आप सही चीजें बताते हो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, है ना, विन विन सिचुएशन।
और सबसे अमेजिंग बात, जब आप लोग पढ़ाई करते हो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, आपके मन में ना जाने कितने सारे डाउट्स आते होंगे, तो आप अनअकैडमी के साथ अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपको करना है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सोल्यूशन मिलता है जब आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ऊपर जाएंगे, आस्क का डाउट सेक्शन आता है, वहां पे आप जाइए, अपने क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करिए और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को अपलोड करिए। राइट, जैसे ही आप सब्जेक्ट अपलोड करेंगे आपको बस कुछ नहीं करना, अपना डाउट पोस्ट कर देना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एमसीक्यूज बच्चों हमेशा साथ में पूछने हैं आपको, और आपके जितने भी सब पार्ट्स हैं वो आपको अलग अलग पूछने होते हैं और अनअकैडमी एप्लीकेशन का ही यूज करना होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे बैचेस के अंदर आपको बहुत अमेजिंग चीजें पढ़ाई जाती हैं, स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, तो रिफ्रेशर्स पे आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं आपको कराने के लिए, और ये सारी चीजें ना बहुत सस्ती हैं। मुश्किल से अगर मैं बात करूं, अगर आप पर मंथ की बात करते हो तो बेटा 15,000 रुपीज का ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है, वो भी अगर आप कोड यूज करते हैं CK01 को तो 14,000 रुपीज का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। दैट मींस मुश्किल से अगर एक साल का पर मंथ कॉस्ट निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए आएंगे। अगर मैं और आपसे बात करूं, अगर आपको चाहिए 1-to-1 अटेंशन तो आप मेरे साथ आ सकते हो अनअकैडमी आइकॉनिक पे। अनअकैडमी आइकॉनिक पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, आपको सारा प्रॉपर पेरेंट टीचर मीटिंग का फीचर मिलता है, स्टडी प्लानर। तो देखो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं कंबाइंड विद द प्लस बेनिफिट्स, और इसके लिए आपको देने पड़ते हैं सिर्फ 28,000 रुपीज। दैट मींस अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 26 का सब्सक्रिप्शन पड़ता है आपको, और वो भी मिल जाता है बहुत सस्ते दाम में, मुश्किल से 2,000 रुपीज पर मंथ में। बिकॉज अनअकैडमी पे आपको बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है कि आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, आप जीरो कॉस्ट ईएमआई में पे कर सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पता है क्या आपको? वो ये है कि 15 अगस्त के दिन हम लोग ला रहे हैं आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट आपको देता है अप टू 1 करोड़ रुपीज का स्कॉलरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है, अपने एंड्रॉइड डिवाइस से आप दे सकते हैं। 9th और 10th के लिए एग्जाम है बच्चों, 11 बजे होता है, 15 अगस्त कोई एग्जाम है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और हम लेके आए हैं आपके लिए फ्रीडम टू लर्न ऑफर। अगर आप 2 साल का 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जेई नीट फाउंडेशन और एनटीएससी फ्री मिलता है। देखो कितना बढ़िया ऑफर है कि नहीं? लेकिन पहले 500 सब्सक्रिप्शन के लिए ये ऑफर वैलिड है। और साथ ही साथ अगर आप जा रहे हो हमारे नेक्स्ट ऑफर के लिए, जिसका बहुत ही सिंपल सा जो वैल्यू है वो है हमारा जेई और नीट, ठीक है? क्लास 9 वाले बच्चे ध्यान से सुन सकते हैं। 2 साल का अगर आप सीबीएसई कोर्स लेते हो तो जेई और नीट का कोर्स आपको यहाँ पे उस पर डिस्काउंट मिल जाता है 25% का। राइट, ये सिर्फ 16 अगस्त तक वैलिड है। और क्लास 10th वालों के लिए अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिलता है अपने 2 साल के कोर्सेज के ऊपर। राइट, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आइकॉनिक और प्लस में से कुछ भी ले लेते हो मंडे से पहले तो आपको सीबीएसई और क्रिएटिव कॉर्नर 2, 4 और 6 मंथ्स के लिए फ्री मिलते हैं। लेकिन अगेन बच्चों बात वही है कि पहले 500 सब्सक्रिप्शंस के लिए ये बात है। राइट, और सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है इन सब पे आपको 10% का ऑफ मिलता है यूजिंग द कोड CBSE10। और अब आ जाते हैं हमारे आज की आखिरी बात पे। तो अगर आपको मजा आया तो लाइक जरूर से करना है इस स्टोरी के लिए, इसे और हमारे बॉलीवुड के दादा के लिए, और भूलना नहीं आपको डाउनलोड करना अनअकैडमी का ऐप। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे वो क्या है, वो ये है कि भाई अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड फटाफट से कमेंट सेक्शन में जो आप कहना चाहते हो उसको जल्दी से फटाफट से कह सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बात को। और मिलते हैं जल्दी हमारी क्लास के अंदर, और लेके आऊंगा अगर आपको पसंद आई तो बताना, मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों, इन एडवांस आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अनअकैडमी के साथ और मेरे साथ। तो बाय बाय बच्चों, जय हिंद और वंदे मातरम।